बहुत आभार। दैनिक जागरण उत्तराखंड जागरण संवादी में आदरणीय अमोल पालेकर जी, संध्या गोखले जी का हार्दिक स्वागत। मैं बातचीत शुरू करूं उसके पहले छोटी छोटी दो बातें। अमोल जी का यह सेशन ठीक 1 बजे समाप्त होगा क्योंकि उन्हें 3 बजे की फ्लाइट से निकलना है। उसके पहले दो बातें जो सभी कहते हैं लेकिन जनता उसका साथ नहीं देती। अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर ले। दूसरा, आपको जो सवाल करने हैं अंत के 10 मिनट में हम 3 सवाल लेंगे। हमारे लोग आपके बीच में हैं, अपना सवाल लिख करके और उस पर अपना नाम लिख के भेज दें। मंच पर जो भी सवाल आ जाएं उसमें से हम रैंडमली 3 सवाल पूछ करके आपका व्यू आप तक पहुंचाएंगे। और अमोल जी उसके बाद एक शॉर्ट टाइम के लिए अलग से कमरे में बैठ करके आप अपनी किताब का साइन सिग्नेचर करेंगे, ऑथर साइन करेंगे। तो जिनको भी अमानत लेनी है वो पहले से लेके बैठ जाएं क्योंकि उनके समय की थोड़ी ये ना हो कि हम किताब खरीद के आ रहे हैं, देर हो रही है और उनको निकलना पड़े। तो ये छोटी छोटी बातें थी। यतिन जी, गपशप शुरू करने से पहले मुझे एक बात कहनी है। ये कार्यक्रम हिंदी दैनिक जागरण का है, इसलिए पीछे हम हिंदी हैं ये मैं उस संदर्भ में पढ़ता हूं। लेकिन अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक भूमिका है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं मराठी हूं, मेरी मातृभाषा मराठी है। आम्ही दोघेही अस्सल मराठी आहोत। मेरे करियर के शुरुआत में मुझे कई लोगों ने यह सुझाव दिया था कि मेरा मराठी नाम मैं हटवा दूं। मैंने उस बात को नहीं माना। मेरी आत्मकथा भी मैंने पहले मराठी में लिखी, फिर हमने उसका अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी में किया। हिंदी एक सुंदर भाषा है, जैसे हर भाषा अपनी तरह से सुंदर होती है। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी भाषा सिखाने का प्रयास जारी है। ये भाषावाद को उकसाने की एक सोची समझी कोशिश है। संध्या और मैं इसका विरोध करते हैं। गर्व से कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं। जिस भारत में अपने हर एक नागरिक की भाषा का सम्मान किया जाता है और ऐसी सर्वसमावेशकता का हम दोनों आदर करते हैं। धन्यवाद। सर ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और हिंदी है हम को लेकर भी इन्होंने राजनीति की बात की। मैं हृदय से मानता हूं कि इनके पीछे इनकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं होगी और मेरा अपना ये मानना है कि हिंदी है हम दैनिक जागरण का अपनी भाषा हिंदी को समृद्ध करने का एक उपक्रम है और वो उपक्रम किसी दूसरी भाषा को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने का नहीं है। हम हिंदी हैं हम में हम ये मानते हैं कि भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी राष्ट्रभाषा है। कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई भी भाषा, यहाँ तक कि जिनको पहले स्वाधीनता के बाद बोलियां कहा गया, ये सब राष्ट्रभाषा है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं अमोल जी कि हिंदी है हम के पीछे कोई राजनीति, कोई भाषाई राजनीति नहीं है।
किसी प्रकार से मैं इस मंच से आपको ही नहीं बल्कि पूरे दैनिक जागरण के 10 करोड़ से अधिक पाठकों को भी आश्वस्त करता हूं कि हिंदी के ध्वज को लहराने के लिए दैनिक जागरण प्रयास करता रहेगा, साथ भारतीय भाषाओं को लेकर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आनंद जी। संध्या जी, अमोल जी का जो आत्मकथा है शुरुआत सर ने कर दी कि मराठी में एवज, अंग्रेजी में व्यू फाइंडर और हिंदी में अमानत, तीनों भाषाओं में आई और बहुत सुंदर ढंग से उनकी आत्मकथा खुलती है। मराठी में मैंने नहीं पढ़ी, पहले मैंने व्यू फाइंडर पढ़ी थी और बाद में हिंदी पढ़ा। इस किताब की प्रक्रिया कैसे आपके दिमाग में और किस तरह से तीनों भाषाओं में लेकर के आपने इसको डेवलप किया, और जो आप दोनों का सहकार है, जो एक कमेडरी है साथ रहने की, आगे बढ़ने की, वो इनकी आत्मकथा में किस तरह से कितनी सफल रही, क्या छूट गया, क्या और आना बाकी है? धन्यवाद। इसकी शुरुआत एक्चुअली 10 साल पहले हुई थी, जब बहुत सारी अंग्रेज़ी और हिंदी और मराठी पब्लिशर्स ने उनको बोल रहे थे कि प्लीज़ अपनी आत्मकथा हमें बताइए, हमें दीजिए, लिख लीजिए। पर समहाउ नहीं लिख रहे थे वो। एक तो वो बहुत व्यग्र है काम में, हमेशा वो चित्रकार है, तो पेंटिंग्स उनकी बहुत सारी एग्जीबिशंस होती है, तो प्रॉबेबली ही डिडंट गेट टाइम की एक वजह थी। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मानते नहीं हैं कि उन्होंने लिखना ज़रूरी है। तो थोड़ी हमारी बहस हो गई कि क्यों इट्स सो इम्पॉर्टेंट। तो कोविड आ गया, और कोविड में जो एक शांतता और सॉलिट्यूड मिलती है, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। हाथ से 450 पन्ने लिखे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप संस्करण कीजिए उसका। मुझे लग रहा था कि दूसरा कोई संस्करण करे तो अच्छा होगा, पर वो बहुत ज़िद्दी है, तो वो माने नहीं। 2 साल मैंने भी पढ़ी नहीं थी, मैं भी व्यग्र थी। उसके बाद मैंने जब पढ़ी तो मुझे लगा कि मैंने करना चाहिए था तुरंत काम। तो शुरुआत की मैंने। पूरे 6 दशकों का इतिहास है ये बुक। ये एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है, अनेक कथाएं, अनेक लोगों का योगदान हमें पढ़ने को मिलता है, पूरा फिल्म इंडस्ट्री का। तो ये मन में रख के मैंने संस्करण शुरू किया। तो हमने ये बात तय की कि इसका लीनियर नरेशन नहीं होगा, एक रेशियो नहीं होगा कि जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसा। तो कई टॉपिक्स और कई मुद्दे उठा के हमने उसकी, हम लोग फिल्म मेकर्स हैं तो एडिटिंग की उसकी सब, और एवर्स तैयार हो गई। अंग्रेज़ी का अनुवाद मैंने किया, हिंदी का खुद उन्होंने किया। और जब वो लास्ट ईयर 24 नवंबर को 80 साल के पूरे हो गए, तब हमने वो पब्लिश किया। और तब से 6 महीने में इतना सुंदर प्रतिसाद मिला है कि शायद मैंने उसको संस्करण नहीं किया होता तो प्रॉब्ली इट वुड हैव बीन अ वेरी मेजरली अ क्रिमिनल एक्ट ऑन माय पार्ट। तो मैं बहुत समाधानी हूँ। मराठी खास करके फिल्म इंडस्ट्री में जब लोगों ने आत्मकथाएं लिखी
उसमें क्रांति बहुत है। खास करके अगर हंसा वाडेकर के पास जाएं, दुर्गा खोटे के पास जाएं, श्री रामचंद्र की ऑटोबायोग्राफी देखें, तो एक बिल्कुल नई दुनिया खोलते हैं ये। और दुनिया खोलने के साथ साथ आप लोगों को आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? नहीं, मुझे थोड़ा इको ज्यादा आ रही है, तो इसलिए आपका माइक खुला हुआ है? मेरा माइक नहीं, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। हेलो। अभी आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ, ठीक से। जी। हो गया, उधर देते। फिल्म दुनिया के लोगों ने जब अभी भी गूंज रही है आवाज। अभी ठीक है? थोड़ा, हाँ। हाँ, वो हो सकता है रखने की वजह से। फिल्म की दुनिया के लोगों ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं लिखी, उसमें बहुत क्रांति है। खास करके हंसा वाडेकर, दुर्गा खोटे, श्री रामचंद्र। लेकिन जब हम व्यू फाइंडर पढ़ते हैं तो वो सेल्फ प्रोजेक्शन की जगह थैंक्स गिविंग ज़्यादा है। शुरुआत से ही अपने गुरुओं को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, जीवन में आने वाले लोगों को, एक एक आदमी को याद करके उनकी प्रेजेंस को लोकेट करना, एंडोर्समेंट कर रहे हैं आप लगातार अपनी ज़िंदगी में। ये सायास किया था आपने, या आपकी बनक, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो भी राह में आता गया वो आपके चित्त में उतरता चला गया और आपको 80 बरस की उम्र में ये लगा कि सबके प्रति जो मेरा भाव है वो मुझे प्रकट करना चाहिए। आप खुलते हैं पूरी जिंदगी के साथ, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन, कृतज्ञता ज्ञापन ये किताब में पहले पेज से लेकर अंत तक है। मुझे जब अपनी जीवनी लिखने के बारे में कहा गया और मैं सोच रहा था, तो एक बात मेरे दिमाग में पक्की थी। वो ये थी कि सिर्फ जिसे हम लोग स्मरण रंजन कह सकते हैं, नॉस्टैल्जिया, उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर कोई आदमी आके मुझसे कहता है कि मैंने गोलमाल 65 बार देखी या छोटी सी बात 32 बार देखी, तो सिर्फ धन्यवाद से आगे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि उनके प्रति अनादर का भाव नहीं होता। उनका प्यार मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं उससे इतना दूर जा चुका हूं। छोटी सी बात, कुछ 30-35 साल हो गए होंगे, गोलमाल होके भी उतने ही साल हो गए। तो मैं उस पीरियड में या उसी माहौल में मैं अटका नहीं हूं, मैं बहुत आगे चल चुका हूं। तो मुझे लगा कि ये जो मेरी प्रकृति है, इसे कोई दूर ना जाते हुए मैं उसी को पकड़ के ये मेरी जो यात्रा है वो पूरी करूंगा। ये एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जैसा आप किताब में पढ़ेंगे तो मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो एक नहीं 5 अपघात थे, एक्सीडेंट्स, जिनकी वजह से हुआ। तो मतलब मैंने ये कभी कोशिश नहीं की थी कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे फलानी चीज करनी है। ये ऐसा तय करके मैंने मेरी यात्रा की नहीं। तो ये जो अपघात हुए और जिनके कारण हुए, जिनके कारण मैं आगे बढ़ सका, ये अगर मैं ना कहूं, उनके प्रति मेरा जो आदर है
मैं जो कुछ बन पाया, जो कुछ इवॉल्व होते गया, इन सब के पीछे जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उन्होंने मुझे जो प्यार दिया, मुझे जिस प्यार से सिखाया, मुझे मतलब स्कल्प्टर जैसे शिल्प बनाता है वैसे मुझे बनाया, तो मैं उनके प्रति मेरी जो भावना है वो अगर मैं ना कहूं तो वो बिल्कुल इट विल बी क्रिमिनल। तो विदाउट दैट आई कैनॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं क्या हूं? मैं बहुत कुछ हूं। मुझे हमेशा एक पुरानी कथा याद आती है, वो एक हाथी और 9 अंधे। हर अंधे को वो जहां टच करता है, जिस अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, उसको लगता है कि हाथी बस इतना ही है। तो मैं क्या हूं, क्या क्या हूं, मैं सिर्फ पूंछ नहीं हूं। तो ये सब जानने की, पहचानने की कोशिश मैंने की, ये सब लिखते समय। बहुत धन्यवाद सर। संध्या जी, मैं एक सवाल करूंगा, और व्यू फाइंडर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो श्रोताओं को, दर्शकों को, पाठकों को नहीं मिलती, सामने से बात करने में वो बात ज़्यादा खुलती है। एक सफल अभिनेता, एक नाट्यकर्मी, रंगमंच के निर्देशक, फिल्म निर्देशक, पेंटर, एक इंटेलेक्चुअल, हर रूप में अमोल जी इस किताब में हैं। कौन से अमोल पालेकर ऐसे हैं जो इस किताब में नहीं है, जो आप जानती हैं, जिसकी निशानदेही आप करेंगी, जो छूट गया है? शायद उन्होंने सब ग्लिम्सेस आए हैं उनके, लोगों को पता नहीं है। वो एक ज़माने में 72 सिगरेट्स अ डे स्मोक करते थे फॉर 25 years। और जब छोड़ी, वो छोड़ी, माने अभी 25 साल हो गए, वो छोड़ी है, बिल्कुल छोड़ी है। पता नहीं है लोगों को कि वो यहाँ समझो 5 मिनट हम लोग दे दें, आप सो सकते हो, तो ही विल स्टार्ट स्लोली स्नोरिंग, यू कैन हियर इट। इतना अच्छे से पीसफुली सो सकते हैं, कहाँ पे भी, कितने भी टाइम पे। ये ऐसे सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आप बुक में पढ़ सकते हो। पर एक बात नहीं है, उन्होंने लिखी नहीं है, और उनका क्रिकेट प्रेम। आज कौन सा भी लाइव स्पोर्ट्स चालू है और अमोल जी ग्लूड टू द टीवी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। माने चेस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो। हमारी एक बेटी बैडमिंटन चैंपियन है, हमारी एक बेटी फुटबॉल चैंपियन है। वो अभी आईसीसी क्रिकेट मैच खेल रही है स्विट्ज़रलैंड की तरफ से। तो अलग, बहुत ही अलग दुनिया में रहते हैं ये। पर एक चीज़ है, मैं उनको अभी बहुत मनाया, समझाया है कि आप ड्राइविंग मत कीजिए, क्योंकि ड्राइविंग करते समय वो जो पुणे में या बम्बई में, आपके यहाँ शायद सुकून होगा, पर वहाँ ड्राइविंग करते समय मुझे लगता है उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उन्होंने अभी मान लिया है, क्योंकि जो अमोल पालेकर मैंने भी कभी नहीं देखा था, आपने भी कभी नहीं देखा है, वो मैंने देखा है। एक बार हाईवे पे एक ट्रक ड्राइवर को पूरी तरह से वो हमें एक साइड पे ले रहा था, ओवरटेक करते करते रॉन्ग तरीके से। तो इन्होंने हमारे ड्राइवर को बताया कि जाओ उसके सामने जाके खड़ी करिए। ड्राइवर तो साहब ने कहा है तो गया, रुका, पीछे से ट्रक आ रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या, उन्होंने दरवाज़ा खोला, नीचे कूद पड़े, ट्रक ड्राइवर को नीचे खींचा। अभी ये कौन सा भी डबल रोल, कौन सा भी, कभी लाइफ में मैंने नहीं देखा है ये अमोल पालेकर की रूप।
तो मैंने उस जगह मैंने बताई, अभी फिर से ये बात हो गई तो मैं आपके साथ गाड़ी में कभी लाइफ में बैठूंगी नहीं। तो वो ख़त्म हुई बात। पर ये जो चीज़ है वो खुद की भी किताब है उनकी, तो वो उन्होंने एक्सक्लूड किया है वो, पर ये मैं साक्षीदार हूँ उसकी। एक छोटा सा प्रसंग पढ़ते हुए, बहुत छोटा सा, बाकी आप अनमोल जी की आवाज़ में सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक सवाल पे आता हूँ। शूटिंग के दौरान एक शाम बासुदा के घर पर बैठकर जब हम गपशप कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने पिया का घर के लिए मना किया तो आपको गुस्सा नहीं आया? उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा तो आया था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद तुम्हारी बात समझ में आई। तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आती है। इसके अलावा नाटकों में तुम्हारा अभिनय देखना भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपके दोनों फेवरेट मेंटर्स, डायरेक्टर्स बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी, वो शुरुआत ही नेगेटिविटी से होती है, रिजेक्शन से, फिल्में छोड़ने से, और बाद में इतनी लंबी पारी और इतना दोस्ताना पारिवारिक आत्मीय संबंध। इसका खुलासा करें और दोनों के कंट्रास्ट को अपने ढंग से कैसे देखते हैं, बताएं। बासुदा और ऋषिदा दोनों मेरी जिंदगी में उनका एक बहुत ही बहुत अहम स्थान है। बासुदा के साथ मैंने कुछ 6-7 फिल्में की, ऋषिदा के साथ 5 फिल्में की। लेकिन मजे की बात यह है, आप सुनकर शायद यकीन नहीं करेंगे, वो दोनों के साथ जो शुरुआत हुई थी वो ना से हुई थी। ना मेरी तरफ से थी। बासुदा ने मुझे पहली बार जब अप्रोच किया वो था पिया का घर के लिए, और मैंने ना कह दिया। ना कहने का कारण अलग था। बासुदा ने कहा कि आप जाके प्रोड्यूसर से मिल लो, बड़जात्या जी, राजश्री फिल्म्स। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे लेके जाइए। आपने अगर मुझे चुना है तो आप मुझे आदर के साथ ले जाइए और बोलिए कि इसे मैंने चुना है। तो जाहिर है बासुदा ने कहा कि यार जाके तुम मिल लो, तुम्हारी शुरुआत भी अभी तक नहीं हुई है। तो मैंने ना कह दिया। तो इसलिए पिया का घर मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ऋषिदा के साथ, ऋषिदा ने जब मुझे फोन किया कि मैं अमोल तुम्हारे साथ एक फिल्म करना चाहता हूं, तो मैं उनसे मिलने जब जा रहा था तो ड्राइविंग करते समय मैं पूरा समय मैं यही रिहर्सल कर रहा था अपने मन में कि इनको ना कैसे कहूं। और ना कहने की एक सीधी सी वजह ये थी कि ऋषिदा के बारे में जो कुछ भी सुना था वो इतना भयंकर था कि वो अपने एक्टर्स की बिल्कुल नहीं सुनते। एक्टर को बोलते हैं जो मैंने कहा उतना करो, बाकी पूछो मत। आप चुपके चुपके का अगर क्लाइमैक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म का जो हीरो है धर्मेंद्र, उसके बिना वो पूरा क्लाइमैक्स शूट हुआ है। तो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कैसे हुआ था। तो ये थी ऋषिदा के बारे में जो मैंने सुना था। और वो स्क्रिप्ट नहीं देते, वो कुछ बताते नहीं, सिर्फ कहते हैं जो मैं कह रहा हूं करो। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं काम ही नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स बीइंग सो सीनियर एंड रिस्पेक्टेबल, उनको दुखाए बिना, उनको हर्ट किए बिना, इंसल्ट किए बिना ना कैसे कहूं, इसकी मैं रिहर्सल करते करते उनके घर पहुंचा। जब वहां जो हुआ वो सब डिटेल में आप किताब में पढ़ लीजिए। लेकिन अंत में यही हुआ कि उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ 5 फिल्में करूंगा, और उन्होंने मेरे साथ 5 फिल्में की।
बहुत सही बात कह रहे हैं सर, क्योंकि जब मैं गुलजार साहब की बायोग्राफी में कर रहा था तो मैंने पूछा कि आप असिस्टेंट रहे ऋषिकेश मुखर्जी के, क्या समस्या आती थी उनके साथ। बोले जब हम लोग स्क्रिप्टिंग करते थे और असिस्टेंट थे दिखाते थे तो हम कहते थे कि सीन में ये पर्दा बदल दें, ये सोफ़ा ठीक कर दें, इसको थोड़ा रंग रोगन ठीक कर लें। तो कहते थे सुनो, तुम्हारा पर्दा देखने दर्शक नहीं आता, मेरी फिल्म देखने आता है। एक ही फिल्म के फ्रेम में बदल बदल के, एक ही सेट के फ्रेम को बदल बदल के उन्होंने कितनी फिल्में फिल्माई। तो उन्होंने कहा हम लोग खींचते थे कि दूसरी फिल्म में भी वही दिखेगा, तो कहते थे कोई ध्यान नहीं देगा, मेरी फिल्म देखते हैं लोग। राम प्रसाद शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, गोलमाल, और उसमें एक बहुत महान डायलॉग है उत्पल दत्त का, जब दीना पाठक पकड़ी जाती हैं और कहती हैं कि आपको देखा था और आज आप यहाँ इस रूप में, तो बोले आपने मेरी बहन को देखा होगा। तो बहुत झल्ला के उत्पल दत्त बोलते हैं कि आपके खानदान में जुड़वा पैदा होने की बीमारी है क्या। तो जो गोलमाल है और गोलमाल में जो एक अंडर प्ले करते हैं और आप दोनों भाइयों में डिफरेंस जो लाते हैं, वो कैसे संभव हुआ, और वो आपकी सबसे आइकॉनिक रोल्स में से एक रोल माना जाता है। गोलमाल के बारे में आपने भी अभी कहा, और हमेशा यही कहा जाता है, माना जाता है कि ये डबल रोल है। एक्चुअली ये ट्रिपल रोल है। मूल कैरेक्टर जो है राम, वो एक साधारण सीधा साधा लड़का है जो नौकरी मिले इसके लिए ये कोशिश करता है कि वो राम प्रसाद शर्मा बनता है। छोटी कुर्ती, ये सब जो है, ये वो ओरिजिनल लड़का नहीं है। उसने एक किरदार बना लिया, वो दूसरा किरदार है, और फिर वो फंस जाता है। तो इसलिए वो कहता है वो तो नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई है, तो वो लक्ष्मण। तो ये तीसरा रोल है। तो एक्चुअली मुझे 3 रोल्स करने थे। ये मैं कर पाया, ऑफ कोर्स ऋषिदा के कारण। ऑल क्रेडिट मस्ट गो टू द डायरेक्टर, एंड इट इज हिम दैट ही मेड इट सो इजी एंड सो एफर्टलेस। उससे पहले ये मैं जरूर कहूं कि मैंने हिंदी नाटक किया था गिरीश कर्नाड का, हयवदन। सत्यदेव दुबे जी ने निर्देशित किया था, और तो उस नाटक में भी मैं 3 भूमिकाएं करता था। तो इसलिए 3 भूमिका करने का कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रेशर मुझ पे नहीं आया। एंड ऋषिदा के मदद से हम लोग बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, और उनके सेट पे जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहता था, इट वाज लाइक अ पिकनिक। तो इट वाज sheer pleasure doing गोलमाल। आपकी फिल्मों में खास करके जो आपके प्रतिनायक वाले, एंटी हीरो वाले, या उसे आज एंटी नायक, मतलब उस समय प्रतिनायक कहते थे, अब वो विलन की तरह भी दिखते हैं कभी कभी। घरौंदा में जो आपका कैरेक्टर है, या जो केशव दलवी का कैरेक्टर है भूमिका में, हर जगह पे वो इस तरीके से बुना गया है, लेकिन आप अपनी एक्टिंग में उसके लिए सहानुभूति बटोर लेते हैं, गुस्सा नहीं होते उससे। मैंने जब खुद घरौंदा देखी और अंत होता है और अंत में गाने के साथ समाप्त होता है, तो एक पैथोस के साथ नायक छूटता है, ना कि उससे चिढ़ लगे कि नहीं अच्छा हुआ ये इसके जीवन से निकल गया और ये अब सुखी संसार बसाने वाले हैं। हीरो एक सिंपैथी ले जाता है। वो क्या प्रक्रिया रही कि आपने उन निगेटिव शेड्स के लिए थोड़ी सिंपैथी बटोर ली? मैंने जितनी भी भूमिकाएं निभाई, जितने किरदार किए, उसमें मेरी एक कोशिश हमेशा ये रही कि कोई भी किरदार लार्जर देन लाइफ ना हो। वो किरदार बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ हो, उसके पैर जमीन पे टिके हुए हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ये समझी कि
किसी भी किरदार का एक ऐसा अंश जो होता है, मतलब इवन मेरी जो बहुत, जिससे मैं पॉपुलर हो गया, बॉय नेक्स्ट डोर करके मुझे कहा गया, तो उस बॉय नेक्स्ट डोर में भी ये आदमी कभी भी लुढ़क सकता है, उसकी चप्पल टूट सकती है, या वो अपने मुंह के बल गिर सकता है। ये जो वल्नरेबिलिटी थी, ये मैंने पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि हमको सिनेमा में तब तक यही आदत थी कि हीरो कोई भी चीज गलत नहीं करता, वो जो भी करता है, इट इज लार्जर देन लाइफ, इट इज ऑलवेज ओनली डू गुड। और तो मुझे लगा कि ये जो एक आम आदमी की, कॉमन मैन की एक जो वल्नरेबिलिटी होती है, जैसे आपने कहा घरोंदा में ये लड़का अपनी प्रेयसी से कहता है कि वो बॉस तुम पे आशिक है, बेशक तुम उसके साथ शादी करो, हम लोग अपना अफेयर चालू रखेंगे। अब कैसा घटिया आदमी है। अब ये घटियापन उसकी वल्नरेबिलिटी से आया है, वो उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। ये मैंने उसको, उस शेड को उभर के लाने की कोशिश की, इसलिए उससे घिन नहीं होती, उससे हम नफरत नहीं करते, हम वो वल्नरेबिलिटी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे हरेक में इस तरह की वल्नरेबिलिटी होती है, जो मैंने पकड़ने की कोशिश की। ये बहुत सुंदर है। कहीं कहीं लगता है कि आर के लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है वो सिनेमा में आप पोर्ट्रे कर रहे हैं वहाँ। एक बहुत बड़ा पक्ष आपका है संगीत, शास्त्रीय संगीत, खास करके आपके रंगमंच के काम में और आपके सिनेमाओं में जो आपने निर्देशित की, उसमें बहुत खास रोल अदा करता है। अनकही की बात करें, जहाँ पंडित भीमसेन जोशी मौजूद हैं, जयदेव जी मौजूद हैं। जयदेव जी पे मैं चाहूँगा, बहुत सुंदर ढंग से जयदेव जी का कैरेक्टर इस किताब में उजागर होता है। इतना जयदेव के बारे में आप किसी और लेख में नहीं पाएंगे कि कैसे वो किस बनक के, किस मानसिकता के आदमी थे जो अमानत में खुलते हैं। फिर थोड़ा सा रूमानी हो जाए, पहेली, और तमाम सारे लोगों को पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपकी फिल्मों में गाने के लिए मिला। ऐसा आपने वीव किया, जिसमें भीमसेन जोशी हैं, सोनू निगम हैं। ये संगीत को लेकर के जो आपका अप्रोच है, और ख़ास करके अनकही फिल्म के लिए जो है, आपने अगर अनकही देखी हो, जिसमें आशा जी और भीमसेन जोशी का कमाल का गायन है, मैं चाहूँगा कि दूसरे नंबर का जो ट्रैक है, एक लाइन बजा दें। आप ये देखिए कि एक पारंपरिक पद को, एक बंदिश को कैसे फिल्म में लिया गया। आए रे मेरे प्राण भुलावन आए, आए रे मेरे नैन लुभावन आए, आए रे मेरे प्राण लुभावन आए, हरि आओ, हरि आओ, हरि आओ। जाके YouTube पर सुनिए, आपको हमने एक इशारा कर दिया, आप दोनों दें जवाब ना जी। आज उन्होंने जिक्र किया अभी कि अनकही आपने देखी होगी, देखी नहीं होगी तो हमारी एक पुस्तक की खासियत यह है, किताब की खासियत यह है कि हमने QR कोड रखे हैं। देर आर अबाउट 23 QR कोड्स जो आप स्कैन करके देख सकते हो, और वो हमने सब फिल्में हमारी जो की हुई है वो डिजिटाइज करके 4K रेजोल्यूशन में आप देख सकते हो। तो आप कास्ट भी कर सकते, इतने बड़े पर्दे पे देख सकते हैं। तो अनकही उसमें है, तो आप ज़रूर देखिए। और जो भी फिल्मों की यहाँ जिक्र हो रही है, भिन्न सज्ज जो है किशोरिया मोंटेर, हाँ। मैं चाहूँगा कि ये जो सिनेमा में म्यूजिक का एलिमेंट है, भिन्न षड्ज पे बाद में बात करेंगे, उस पर कुछ कहें आप। संगीत के बारे में मैं
ये कहूँगा कि मैं एक तो मैं भाग्यवान रहा। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, लेकिन और कोई दूसरा शब्द सूझ नहीं रहा, इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे झोली में इतने बढ़िया गाने आए एज एन एक्टर। आप चिच्चोर से लेके आप यशोदास। सारे गाने देख लीजिए, मैं इतने एक से एक बढ़िया गाने मेरे झोली में आ गए। तो मतलब यशोदास जी से हाल ही में बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि एक हमारी इंडस्ट्री में एक पहचान बन जाती है। जैसे राज कपूर की आवाज मुकेश की आवाज से बन गई, वैसे अमोल पालेकर और येशुदास, ये कॉम्बिनेशन से अमोल पालेकर को एक आवाज मिल गई। मेरी संगीत के प्रति जो प्रेम है, मैं संगीत के बारे में जानकारी, संगीत के बारे में अध्ययन, ये सारी चीजें, संगीत की खूबियां, ये संध्या मेरे जिंदगी में आने के बाद मुझे समझ में आई। तब तक मैं एक अच्छा कानसेन था, ये मैं कहूँगा। लेकिन अच्छे संगीत, अगेन हैविंग अ म्यूजिक डायरेक्टर लाइक जयदेव जी was a boon। वो जो अनकही के गाने हैं, वो सारे गाने जयदेव जी जैसे प्रतिभाशाली संगीत निर्देशक होने के बाद मुझे उसमें कुछ करना ही नहीं था। वो सारी देन उनकी थी। मैं ऐसे लोगों के पास पहेली के लिए हम लोगों ने MM क्रीम के पास हम लोग गए। क्रीम सर को बाद में, अभी हाल में उनको नाटू नाटू के लिए ऑस्कर भी मिला, लेकिन हमने उनको, हालांकि मैं थोड़ा सा डिविएट करके कहूंगा कि भारत में जिन जिन लोगों को ऑस्कर मिले हैं, उनके AR रहमान, जिस गाने के लिए ऑस्कर मिला वो बहुत ही ऑर्डिनरी गाना है। AR रहमान ने कितने बढ़िया गाने दिए हैं। वैसे ही क्रीम सर को नाटू नाटू के लिए ऑस्कर नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जो गाने दिए हैं वो इतने बेहतरीन हैं। गुलजार साहब को क्या जय हो के लिए ऑस्कर दे रहे हैं आप? गुलजार साहब ने क्या गाने लिखे हैं। लेकिन ये एक अलग प्रांत है, तो उसमें हम जाएंगे नहीं। लेकिन संगीत ने मेरा जीवन बहुत समृद्ध कर दिया था, आज भी किया है। और उसमें हिंदी और मराठी, नॉट ओनली हिंदी मराठी, इवन दूसरी भाषाओं के गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। बचपन से हम गाने सुनते सुनते बड़े हो गए, और बाद में संध्या मेरे जीवन में आई। उसके बाद पर्टिकुलरली क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जो जानकारी, जो ये उसकी खूबियाँ, ये सारी चीज़ें मुझे और ज़्यादा समृद्ध कर गई। एक बहुत सुंदर बात है, वो सवाल मैं यहाँ दोहराऊंगा। आज से करीब 10-12 साल पहले मैंने आपसे सवाल किया था जब भिन्न षड्यंत्र रिलीज हुई थी पूना में, और हम लोग मंच साझा कर रहे थे, शुभा जी थी साथ में। किशोरी अमोनकर को डिपिक्ट करने की एक बहुत सुंदर फिल्म है, वो आप जरूर देखें, भिन्न षड्यंत्र, आपको मिल जाएगी। 2-3 फिल्में जो शास्त्रीय संगीत पे बनी, अमोल जी ने भिन्न षड्यंत्र बनाई, गुलजार साहब ने भीमसेन जोशी, उस्ताद अमजद अली खान साहब पे बनाई, और एक पूरी फिक्शनलाइज फिल्म मणिकौल ने सिद्धेश्वरी देवी पर बनाई। भिन्न षड्यंत्र में एक बहुत इंटेलेक्चुअल, एक बहुत सुंदर ढंग से, जो एक गरिमापूर्ण ढंग से जो वैचारिकी है किशोरी अमोनकर की, वो उभरती है।
और सबसे सुंदर राग, खैर वो तो जो संपूर्ण मालकौंस, भीमपलासी सभी सुंदर गाया है, लेकिन भिन्न षडज टाइटल जो आपने लिया उसकी साउंड के लिए लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उनके लिए कोई अगर वो हो सकता है सहेला रे। तो सहेला रे हो सकता है, या फिर मारो प्रणाम बाके बिहारी जी हो सकता है। उस अर्थ में मैं चाहूंगा कि सहेला रे क्यों नहीं था, भिन्न षडज क्यों था? एक्चुअली बहुत ही ओवर एक्सपेक्टेड नाम है सहेला रे, क्योंकि उनकी जो भूप में चीज़ है अद्वितीय है। पर उनका जो षज लगता है किशोरी जी का, वो अलग है और वो हमें अलग दुनिया में लेके जाता है। तो हमें लगा कि दिस इज़ आवर ट्रिब्यूट टू हर, तो उनकी जो वो खासियत है उसका नाम रखें। और उनकी भिन्न षज उनकी जो उड़जारे कागा है, उड़जारे कागा, हाँ। वो तो बहुत ही सुंदर है, वो भी देखिए अद्वितीय इसमें है। झगड़ा हो सकता है, फिर अभी हम जीवनपुरी ले आएंगे कि जो I है know, झूम I छाना know. ना बिछुआ बाज। I know, किशोरी जी exactly. मतलब अपने में I know. बहुत ही क्लास है। So that was the reason why we chose भिन्न षज। बहुत धन्यवाद। एक बदमाशी की है यूनुस खान ने, क्योंकि ये सवाल मेरे पास था तो पहले मैं पूछ लूं, उसमें इनका नाम जोड़ देता हूं। जो सवाल आए हैं उसमें ये था कि आपकी बनाई मेरी फ्री फिल्म है थोड़ा सा रूमानी हो जाए, मैं जानना चाहता हूँ इसका बीज कैसे पड़ा। मैं इसको घुमा के पूछता हूँ जो मैं बना के लाया था क्वेश्चन। नटवर लाल उर्फ धृष्टद्युम्न, पद्मनाभ, प्रजापति, नीलकंठ, धूमकेतु, बारिशकर, ये मेन जो उसका प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है। ये इतना लंबा नाम, ये किस प्रेरणा से आपके जीवन में कोई मिला था जिसको देख करके ये नाम रखा गया? नहीं, ऐसा कोई मिला नहीं। आई एम थैंकफुल दैट आई नेवर एनकाउंटर्ड सच अ फेक पर्सन। लेकिन उसके पीछे एक जो अगेन वल्नरेबल आदमी है वो, एक्चुअली वो झूठ बोलता है, और चाहे जितना बड़ा झूठ आसानी से बोलता है, ये कहने का वो एक आसान तरीका है। उसका जो नाम है पूरा लंबा चौड़ा नाम, कि वो नाम सुनते ही आप जान जाते हैं कि ये आदमी झूठ है। लेकिन वो इतना प्यारा झूठ बोलता है कि आप उसके चंगुल में फंसते जाते हैं। ये जो कैरेक्टर की खासियत है। और नाना पाटेकर ने झगड़ा करके मुझसे वो रोल मांग लिया था, उसके बारे में भी लिखा है। बहुत सुंदर लिखा। हाँ, मैंने कहा ये रोल तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा है नहीं ये, तुम जैसे झगड़ालू नहीं, वो बहुत दोस्त है दोनों। तो जागरण को बहुत सारे वन लाइनर मिल रहे हैं इसमें से निकाल। उस समय नाना पाटेकर, उसने विधु विनोद चोपड़ा को फिजिकली मारपीट करके स्टूडियो में इस कोने से दरवाजे तक खींच के ले गया था, और ये पूरी इंडस्ट्री को पता था। मैं तो नाना को उससे पहले से जानता था, थिएटर डेज से, और थिएटर में भी उसने जो कारनामे किए थे, जो मारपीट की थी, वो मैंने देखी थी, और गाली गलौच ये सब। तो मैंने कहा ये तो रोल तुम्हारा है ही नहीं, ये रोल बिल्कुल अलग किस्म का है। तो उसने कहा कि लेकिन मैं अच्छा एक्टर तो हूं ना। मैंने कहा तुम अच्छे एक्टर हो। तो उसने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक हफ्ते तुम्हारे घर रोज आऊंगा और तुम मुझसे रिहर्स करवाओ, मुझसे जो कुछ करना चाहते हो वो करवाओ। एक हफ्ते बाद अगर तुम कहोगे कि नहीं ये रोल तुम नहीं कर सकते, तो मैं चुपचाप कुछ मारपीट किए बिना, कुछ गाली गलौज किए बिना मैं चुपचाप चला जाऊंगा। और नाना की मतलब बिल्कुल कमाल है कि वो उस हफ्ते में पूरा अंदर से बदल गया, पूरा इतना बदल गया कि हमारे पूरी शूटिंग में बारिशकर बन के उसने पूरी एक्टिंग की, और कोई उसमें
मतलब कहीं झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट तक नहीं। और इस तरह से बड़े हंसी मजाक में, बड़े प्यार से हम लोगों ने वो शूटिंग की। तो इसलिए वो बारिशकर जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हाँ वो नंबर नाम है वो तो। दो लोग, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी और सवालों के पास जाऊंगा, रैप अप भी करना है। श्याम बेनेगल, पंडित सत्यदेव दुबे, इनके अनुभव और खास करके भूमिका का आपका रोल, और फिर सत्यदेव दुबे जी के साथ आपकी जो अपनी आत्मीयता है। श्याम ने जब मुझे बुलाया और कहा कि मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ हंसा वाडकर जी के जीवनी पे बनी हुई कादम्बरी जो है सांगते आई का, उस पे मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, और उसमें हीरो का जो रोल है, हमारी सारी यूनिट चाहती है कि तुम वो रोल करो। और मैं कुछ कहूं इससे पहले श्याम ने कहा कि लेकिन मेरा ये मानना है कि हीरो के बजाय उसमें जो विलन का रोल है केशव दलवी का, वो तुम ज्यादा बेहतर कर पाओगे। लेकिन हमारी पूरी उसकी जो टीम थी उसमें से कोई मेरे साथ नहीं है, इंक्लूडिंग सत्यदेव दुबे, वो सब लोग मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा श्याम, अगर तुम मुझे चॉइस देते हो तो मैं सिर्फ केशव दलवी करूंगा, विलन करूंगा, और हीरो मुझे नहीं करना है। हीरो मतलब बेंजामिन गिलानी वाला, जो अनंतनाग ने किया। अनंतनाग वाला, जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो ये था। जहां तक सत्यदेव दुबे की बात है, सत्यदेव दुबे मेरे गुरु रहे हैं। हर माने में मुझे जो कुछ मैं बन पाया, मैं हमेशा बाद में भी कहता था कि उसमें जितनी अच्छी बातें हैं वो सब दुबे की देन है, उसमें जो कुछ खामियां हैं वो मेरी हैं। और ये सिर्फ तालियां बजाने के लिए डायलॉग नहीं मारता, मैं वाकई ये मानता हूं कि मुझ में जो कुछ अच्छी बातें हैं एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, वो मैंने दुबे जी से सीखी। लेकिन दुबे के साथ ये भी मैंने सीखा कि गुरु होने के बावजूद उनके विरोध में कैसे खड़ा होना। क्या बात है, क्या बात है। मैं सर से रैपिड फायर में आऊंगा और जनरल क्वेश्चन में जाऊंगा। उसके पहले एक सवाल आखिरी, जितनी ईमानदारी से कर रहा हूं उतनी ईमानदारी से जवाब देना होगा आपको। आप दोनों के जीवन में कभी अभिमान फिल्म जैसा कोई वाकया आया? इजी सवाल पूछा आपने, क्योंकि उत्तर एकदम इजी है, नहीं आया। क्योंकि उसका कारण एक अलग है। मैं लॉयर हूँ, मैं ट्रेन्ड लॉयर हूँ, मैं पेशा से लॉयर हूँ। फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने में मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं थी, आज भी नहीं है। और खाली अमोल जी को सपोर्ट करने के लिए मैंने उनके साथ काम किया। जो उन्होंने मुझे बताया था कि आपका इतना टैलेंट है, आप लिखती हो, आप ये करती हो, वो करती हो, खाली प्रैक्टिस करती रहती हो, तो आप 1 साल सबाटिकल लेके एक फिल्म लिख लीजिए। तो अनाहत करके एक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये जो सुरेंद्र वर्मा जी की नाटक है, जी, था, जी, जी। उसका एडॉप्टेशन मैंने किया, माध्यमांतर। वो मेरी पहली फिल्म। तो अमोल जी ने बताया कि नहीं, आप लिख लीजिए। तो वो 1 साल का सबाटिकल, वो इतने क्या बोलूँ मैं, चालाक है। वो 12 साल तक सबाटिकल, अनपेड लेबर जैसा मैं बोलती हूँ, तो वो चालू रहा। उस 12 साल में मैंने पहेली लिखी, 8 फिल्में लिखी, 8 फिल्में हमने की, डायरेक्शन किया,
कॉस्ट्यूम्स किया है, सेट डिज़ाइन किया है, सब किया, पर मैंने कभी मुझे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की कोशिश भी नहीं की, मुझे इच्छा भी नहीं। जब मैंने बताया उनको कि अभी बस आई एम गोइंग बैक टू माई वर्क, माई लॉ, तब से मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। तो सिंपल बात है, एम्बिशन मुझ में नहीं थी, तो अभिमान होने का कोई सवाल नहीं, ये एक चीज़। और दूसरी बात, ही इज़ अ ट्रू फेमिनिस्ट, बहुत इज्जत करते हैं महिलाओं की, बहुत। वो मुझे मालूम है, क्योंकि भूमिका के लिए जो थप्पड़ मारने वाला वाकया है, या परवीन बॉबी को उस निगाह से देखने की बात, तो बहुत सुंदर आप पक्ष बुक पढ़िए हैं इनके तो जीवन उनके के। बहुत किताब में है, बहुत सारी बातें बतानी नहीं चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। मैं कुछ सवाल आपसे कर रहा हूँ, मुझे उसका कोई तर्क नहीं चाहिए, सिर्फ एक जवाब चाहिए। ऋषिकेश मुखर्जी या श्याम बेनेगल? नाम दीजिएगा खाली। ऋषिदा। स्मिता पाटिल या शबाना आजमी? दोनों के साथ काम किया आपने। स्मिता। जरीना वहाब या विद्या सिन्हा? गलत, ये आप कैसे कह सकते हो? चितचोर और जो है रजनीगंधा दोनों है इनके पास। मैं देता हूं ना जवाब जी। जो विद्या सिन्हा या जरीना, हाँ। दोनों। और मेरा उल्टा सवाल है कि सिर्फ दो ही नाम आपने क्यों लिए? मेरी और भी सारी हीरोइंस है, और भी सारी हीरोइंस है, विद्या है, दीप्ति नवल है। वो आ रहा है आगे। तो वो उनके बारे में क्यों नहीं आपने इसमें ऐड किया? ये लेकिन नहीं, उसका जवाब मत दीजिए। जी, ये सवाल इसलिए है कि आपकी चॉइसेस में आपकी प्रायोरिटी कौन से हैं? चितचोर या गोलमाल? गोलमाल। पंडित सत्यदेव दुबे या विजय तेंदुलकर? दुबे। क्या बात है। ओमपुरी या नसीर? नसीर। भूपेंद्र या किशोर कुमार? दोनों नहीं, येशुदास। क्या बात है। पंडित भीमसेन जोशी या किशोरिया मोनकर? यहां फंसेंगे आप। नहीं, कुमार गंधर्व। ओह, क्या बात है। इसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। अमोल पालेकर रंगमंच अभिनेता या फिल्म निर्देशक? अगेन, वाई आप एक चुनने को क्यों बोल रहे हैं? मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए समझता हूं कि मैंने जितने अलग अलग प्रांत में, मतलब थिएटर में, सिनेमा में, विजुअल आर्ट्स में, और भी सामाजिक इसमें मैंने जहाँ जहाँ काम किया, उस सारे काम मुझे उतने ही अच्छे लगते हैं और उन सब के बारे में मुझे उतना ही अभिमान है। उसमें से सिर्फ एक चुनना ये मुश्किल है और कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम वन ऑफ दोज वेरी few individuals who, I would say, who could eat his cake and have it too. एक अंतिम सवाल, भूमिका का विलन या खामोश का विलन? दोनों बिल्कुल अलग हैं और इसलिए दोनों। क्या बात। पब्लिक में से बस एक सवाल ले रहा हूं कि हमारे पास समय नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं अमोल जी के साथ जो छूट गई हैं। इनका कच्ची धूप सीरियल, नकाब सीरियल, मराठी फिल्में, रंगमंच का काम, शांतता कोर्ट चालू आहे, मेरी बहुत फेवरेट मूवी कुमार शाहानी की तरंग, जिसमें इन्होंने एक डिलेमा में फंसे हुए उद्योगपति का काम किया, और उस फिल्म में क्या खूबसूरत म्यूज़िक है वनराज भाटिया का। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बड़े कलाकार, एक बड़े फनकार के साथ बात करने में बहुत कुछ छूट जाता है, और छूट जाए ये बेहतर है। आपको प्यासा छोड़ दें वो बेहतर है बनिस्बत पानी पिला के संतुष्ट करें। अंतिम सवाल ये है बद्रीश छाबड़ा का। आपके समय के शालीन सिनेमा को, आज 2025 के सिनेमा कहानियों को आप एक्टर, डायरेक्टर
और पेंटर के रूप में कैसे देखते हैं? पेंटर वाला सवाल भी छूट गया, जो आपका एक प्रोफेशनल पेंटर का एक फेज रहा है। जी नहीं, मैं सवाल ये है कि आज 2025 का जो सिनेमा है, एक प्रोफेशनल पेंटर, एक डायरेक्टर, एक एक्टर के रूप में कैसे देखते हैं आप? आज का सिनेमा हम कैसा देखते हैं, इसको मैं थोड़ा समझने के लिए आज का भारतीय सिनेमा हम कैसा देखते हैं या आज का वर्ल्ड सिनेमा कैसा देखते हैं, इसके बहुत अलग अलग उत्तर होंगे। मैं भारतीय सिनेमा के बारे में बात करूंगा। अब भारतीय सिनेमा में भी हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा की। मेन स्ट्रीम सिनेमा में किस फिल्म ने कितने करोड़ का बिजनेस किया, उस पे हम लोग उसका यश या सक्सेस आजकल मापते हैं, और उसके परे हमने जाना छोड़ दिया है। वो दौर जहां मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, जहां समानांतर सिनेमा बनता था, वो समानांतर सिनेमा अभी बिल्कुल कम हो गया है। बंद नहीं हुआ, लेकिन कम हो गया है। तो किस सिनेमा की हम बात करें? हम अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करें तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वो आजकल जो कुछ दिखा रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं होती, ऐसा कोई विचार नहीं होता, ऐसा कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। लेकिन ओटीटी पे हम लोग अगर जाए तो ओटीटी पे सारे वर्ल्ड सिनेमा में और इवन भारतीय सिनेमा जो ओटीटी पे दिखाई देता है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग देखते हैं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप जरूर देखिए। आप ये सिर्फ मेन स्ट्रीम सिनेमा के चक्कर में वो जरूर देखिए, मुझे उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उसके परे जाकर ओटीटी पे आप आज जो कुछ सिनेमा देख पाएंगे, और खास करके भारतीय सिनेमा में, भारतीय जब मैं कहता हूं, हम लोग फिर घूम फिर के हिंदी पे आएंगे। हिंदी के परे जाकर मलयालम फिल्म्स जो हैं, मराठी फिल्म्स जो है, बंगाली फिल्म्स जो हैं, वो फिल्में आप ओटीटी पे अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप जिसके लिए तरस रहे हैं अच्छा सिनेमा, वो सारा आपको वहां देखने को मिलेगा, आज भी मिलता है। और दर्शकों को शायद पता नहीं होता, क्योंकि हम लोग इस चकाचौंध में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उसमें ये रास्ता शायद हम भूल जाते हैं। तो अगर दर्शक वो सिनेमा देखें तो भारतीय सिनेमा के बारे में हमारी जो अच्छी बुरी राय है उसको और एक पुख्ता बनाने की नज़र हमको मिल जाएगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। अभी 2 साल पहले आई गुलमोहर में सुधाकर बत्रा का रोल जाकर के देखिए अमोल जी का, और जो थोड़े से ही सीन हैं शर्मिला जी के साथ, जो आपके डायलॉग हैं वो कमाल के हैं। एक बहुत मज़ेदार फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की रंग बिरंगी, जिसमें किस तरीके से पत्नी के जो मामा या मौसा लगते हैं धुरंधर भाटा वाटेकर, उससे परेशान होकर के किस तरह से वो पूरा क्लाइमेक्स वीव होता है रंग बिरंगी में। अमोल पालेकर को समझने के लिए आपको मराठी रंगमंच, हिंदी सिनेमा, इनकी निर्देशित फिल्में, इनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री फिल्में, इनकी वैचारिकी और कच्ची धूप, नकाब और पेंटिंग, इन सब में आपको जाना होगा। फिर आपको एक चेहरा दिखेगा अमोल पालेकर का, जो आर के लक्ष्मण का बनाया हुआ कॉमन मैन है, जो ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, श्याम बेनेगल से निकला हुआ व्यक्ति है, और एक ऐसा फिल्म डायरेक्टर जो शाहरुख खान के लिए और अमिताभ बच्चन के लिए पहली जैसी फिल्म बनाता है। आपका बहुत धन्यवाद सर, और संध्या जी का बहुत धन्यवाद।